अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल? एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान। खबरें हमारे पास बहुत सारी हैं, आपको पता ही है इतना ज़्यादा इन्फ्लो है आजकल खबरों का कि एट टाइम्स हमारे जो साथी होते हैं, दोस्त हैं जो नॉट रिलेटेड टू न्यूज़ बिजनेस हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें समझा दो कि एक्चुअली हुआ क्या है। और लेटेस्ट अब हमारे पास ये है कि पंजाब KP इंतखाबात मुलतवी करने से मुताल्लिक जो समात है वो अब कल होगी 11:30 बजे, और बेंच भी कल ही बनेगा। सामने आएगा क्या होता है वो मामला सेटल, किस तरह से वो मामला सेटल होता है, क्योंकि आज सुबह जब इस केस की कार्रवाई का आगाज हुआ तो जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस केस से अलहदगी का ऐलान कर दिया, क्योंकि उन्होंने ये कहा क्योंकि कल जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का एक फैसला सामने आया था 2-1 का, जिसमें जस्टिस शाहिद वहीद का इख्तलाफी नोट था, अब तो वो भी सामने आ चुका है। उस केस के फैसले की बिना पर जस्टिस अमीनुद्दीन ने इस बेंच से अलग होने का फैसला किया, जिसके मुताबिक जब तक ये मामला सेटल नहीं हो जाता, तरमीम नहीं हो जाती, तमाम खुद नोटिस केसेस की समात रोक दी जाए। अब उसके बाद से हम यही सुन रहे थे कि यही जानने की कोशिश कर रहे थे एक्चुअली कि क्या होगा, क्या हो रहा है। और अब ये लेटेस्ट है, अदालती अमले ने बात बताई है कि कल ये 11:30 बजे दोबारा समात के लिए कार्रवाई का आगाज़ होगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में अल्तवा का यह मामला है। कल सुबह 11:30 बजे बेंच सामने आएगा। अब ये भी देखना बाकी है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के इस फैसले के बाद, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कह दिया है कि खुद नोटिस केस की समात नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक कंटिन्यूएशन है खुद नोटिस जो इससे पहले अदलिया ने लिया था इंतखाबात में अल्तवा से मुताल्लिक, और उसके बाद अब ऑल्दो PTI ने दोबारा से अदालत से रुजू किया था, तो क्या ये खुद नोटिस केस ही कंसिडर होगा या फिर अलग PTI की दरख्वास्त कंसिडर होगी। सो अगर ये PTI की दरख्वास्त है तो कल इस केस की समात के लिए नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। ऑल्दो जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं वो आज इस बेंच से अलग हो गए। हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट मरियम नवाज हमारे साथ हैं जो कि हमें बता सकती हैं कि क्या आज हुआ और क्या कल होने वाला है। मरियम, सबसे पहले तो ये बताइए कि बेंच टूटने की वजह से आज इलेक्शन मुलतवी केस की समात नहीं हो सकी, जो अब कल होगी। नए बेंच की तश्कील के लिए सुना है मुशावरत हो रही है, तो कितना वक्त लग सकता है नया बेंच बनने में, और क्या ये केस तूल पकड़ता नजर आ रहा है आपको? ऐसा ही लग रहा है कि ये जरा नया बेंच जब तक नहीं बनेगा ये इसी तरह चीजें रहेंगी? जी हुमा, देखिए ये जो सुबह से डेलिब्रेशन चल रही थी, क्योंकि 12 बजे जो है वो बेंच आया और जैसे जो है अमीरुद्दीन खान उन्होंने ये कहा कि वो इस केस को सुनने से माजरत करते हैं, तो उसके से अब तक जो है वो 4 घंटे जजेस के दरमियान में ये गैर रस्मी इजलास जारी रहा, जिसमें यही जो है वो डेलिब्रेशन और मुशावरत होती रही कि किसको जो है वो बेंच में शामिल किया जाए या आगे इस केस को किस तरह से लेके चला जाए। और अभी अदालती अमले ने जो है वो सिर्फ अदालत में एक हिस्सा जो है वो जजेस ने जो इतनी देर मुशावरत की उस हुक्म का हम कह सकते हैं कि एक हिस्सा पढ़ के ये सुनाया कि कल सुबह जो है वो बेंच आएगा। वो बेंच जो है वो 4 रुकनी होगा, 5 रुकनी होगा, उसका हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट की जब तक कॉज जारी नहीं होती या सुबह बेंच नहीं आता तब तक तो नहीं हो सकता। लेकिन क्योंकि ऑलरेडी 5 रुकनी बेंच जो है वो एक केस सुन रहा था और एक मेंबर ने जो है वो खुद रिक्यूज किया है, तो जाहिर है कि चीफ जस्टिस एक नया बेंच तश्कील देंगे और जराये का कहना है कि उसके अंदर यही जजेस मौजूद होंगे। सिर्फ एक जज जो है वो उनका इजाफा भी किया जा सकता है, लेकिन अभी तक की जो इत्तला है वो यही है कि जजेस ने जो है वो इस पे समात को जारी रखने का ही फैसला किया है। इस केस के अंदर जो जस्टिस काजी फाइज ईसा का कल 2 रुकनी बेंच का फैसला था, उसके मुतालिक जो है वो अभी एक इख्तिलाफी नोट भी सामने आया जैसे शाहिद वहीद का, जिसमें ये कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो नंबर 4 2021 का था उसमें ये ऑर्डर जारी किया था कि जो चीफ जस्टिस है वही मास्टर ऑफ द रोस्टर है और चीफ जस्टिस के पास बेंचेस बनाने का इख्तियार है, इसलिए इस मामले में जो है वो कोई भी इब्हाम नहीं है और ये क्लैरिटी है। वो 5 रुकनी जजेस का फैसला था और जो गुज़िश्ता रोज का फैसला है वो 2 रुकनी का है, तो इसलिए जैसे शाहिद वहीद ने अपने फैसले में ये इख्तिलाफी नोट में जो है वो ये कहा है कि वही फैसला बाला होगा जो 5 रुकनी जजेस का है। तो अभी जो है वो ये कहना कबल वक्त होगा कि बेंच में कौन कौन शामिल होगा, लेकिन कल सुबह जो है वो 11 बजे इस केस की दोबारा समात होगी और वो जो है वो जाहिर है कि वो 5 रुकनी लार्जर बेंच करेगा। अब वो नए सिरे से समात शुरू होती है क्योंकि एक नए मेंबर जो है वो उसका हिस्सा होंगे, या फिर वो जो है वो वहीं से जहाँ पे अमीनुद्दीन ने आज आपको पता है ये रिक्यूज किया, सुबह से खबरें चल रही हैं, तो उन्होंने क्या वजूहात अपनी बयान की? कल चूंकि जस्टिस काजी फाइज ईसा की तरफ से जो फैसला आया था 2-1 का फैसला, उसमें दूसरे जज जस्टिस अमीनुद्दीन थे, तो उन्होंने उस पॉइंट को रखा है कि चूंकि इस मामले पे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था और ये अब उसी की फॉलो अप दरखास्त है, तो वो अब इस बेंच का हिस्सा नहीं हो सकते, या कोई और वजह उनकी तरफ से दी गई है?
जी देखिए अब्दुल्ला, कल जो फैसला आया था जस्टिस काजी फायजीसा का, वो सुप्रीम कोर्ट का जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, यानी जो सुप्रीम कोर्ट का असल दायरा इख्तियार है 184(3) उससे मुतालिक थी। और उसमें ये कहा गया था कि न सिर्फ अब खुद नोटिस के अलावा भी जो सुप्रीम कोर्ट में 184(3) के तहत यानी बुनियादी हकूक के मुतालिक जो दरख्वास्तें आती हैं उनका तरीक़ेकार तय करना बाकी है। उसमें जस्टिस काजी फायजीसा ने जो है वो 3 तरह की दरख्वास्तों का जिक्र किया। एक सुमोटो है, एक इंतहाई आईनी अहमियत के जो मामलात होते हैं उनका है, और तीसरा वो दरख्वास्तें जिनके लिए जो 184(3) के तहत दरख्वास्त दायर की जाती है। तो ये वो दरख्वास्त है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यहाँ दायर की गई है। तो अभी उस हुक्मनामे के मुताबिक जो है वो ये डेलीब्रेशन जारी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस चूंकि ये खुद नोटिस नहीं है, ये दायर दरख्वास्त पर समाअत जारी है, तो इसको आगे लेकर चल सकती है नहीं। और जैसे शाहिद वहीद क्योंकि कल के हुक्मनामे में जो है वो सिग्नेटरी थे, तो उसने ये कहा कि जब वो एक अपनी राय इस मामले पर दे चुके हैं और 184(3) के तमाम केसेस को जो है वो पर समाअत रोकने का हुक्म दे चुके हैं, तो वो उस केस में नहीं बैठ सकते जो 184(3) ही के मामले पर जो है वो सुना जा रहा है। तो इसलिए उन्होंने जो है वो बेंच में केस सुनने से माजरत की। ऑलराइट, सो ये भी 184(3) के ज़ुमरे में आता है और इसलिए कल के फैसले की रोशनी में जस्टिस अमीनुद्दीन ने माजरत कर ली। ऐसा ही है मरियम? मरियम, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, थैंक यू मरियम नवाज फॉर अपडेटिंग अस। हमारा राब्ता ज़रा मुनक़ता हुआ है, बट शी वाज एक्सप्लेनिंग अस कि आज क्या होता रहा, कल क्या होगा। हसन रज़ा पाशा साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान बार काउंसिल से, उनसे ज़रा बात करते हैं, उनसे ज़रा उनकी माहिराना राय लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया पाशा साहब। पाशा साहब, ज़रा हमें समझाइए, ये जो अब हो रहा है पाकिस्तान की अदलिया की तारीख़ में, अब हमें तो एक केओस ही लग रहा है, अब आप इसे कोई भी टाइटल दें, क्या ऐसा पहले कभी कुछ हुआ है? इससे मिलते जुलते वाक़यात तो हुए हैं, लेकिन इस हद जिस नहज पे अब पहुँचे हैं, मेरा ख़्याल है ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर करता चलूँ कि आप सब मीडिया हजरात जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कल काजी फायजीसा साहब का फ़ैसला आया है, तो आपकी उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जस्टिस काजी फायजीसा साहब और अमीनुद्दीन साहब का जो फ़ैसला आया हुआ है 184(3) के हवाले से, वो 15 मार्च से है। और 15 मार्च से ये फ़ाइल फिर वो इस लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शाहिद वहीद साहब के चैम्बर में थी, जो कि उन्होंने कल उस पर इख्तलाफी नोट लिखा, तो फिर ये फ़ैसला बाहर आया। तो ये टाइमिंग इसको इस तरह ना जोड़ी जाए कि ये केस चूँकि अभी चल रहा था, पेंडिंग था, और शायद इस वजह से इसको जो है किया गया। ये 15 मार्च से इस केस की कॉग्निजेंस लेने से पहले वो फैसला हो चुका था। ये ज़रा क्लियर कर ले, मैं आपके तवज्जुह से ये सबको बताना चाहता हूँ। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हसन रज़ा साहब। और ज़ाहिर है कल से ये रिपोर्ट हो रहा है कि फ़ैसला आ गया, बट ये 15 मार्च से फ़ैसला आया हुआ था, और ये फ़ाइल जो है जस्टिस शाहिद वहीद के चैम्बर में पड़ी हुई थी, उनका इख्तिलाफी नोट जैसे ही फाइनल हुआ तब ये पब्लिक हुआ है। ऐसा ही है सर? बिल्कुल ऐसे ही 15 मार्च को, बल्कि आपके प्रिंट मीडिया ने कहीं किसी जगह पे इस केस का हवाला भी दिया, और ऑब्जर्वेशन जो मिस्टर जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने दी थी वो आपने रिपोर्ट भी की हैं। तो अच्छा, अब बताइएगा हसन साहब, ये कल नहीं आया। तमाम ही हल्कों की तरफ से, चाहे वो सियासी हों या कानूनी हों या सिविल सोसाइटी हो, ये राय सामने आ रही है कि भाई फुल बेंच बना दें तो शायद इस क्राइसिस का कोई हल निकल आए। वैसे तो इस क्राइसिस के शुरू होने से पहले भी यही आरा थी लोगों की कि इस मामले पे फुल बेंच ही बनना चाहिए, मगर अभी भी शायद उसके आसार नहीं नज़र आ रहे। तो आपको ये मामला हल होता हुआ दिखाई दे रहा है? मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने एक मौका और फराम किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, कि वो अभी भी डेलिब्रेशन करके तो फुल कोर्ट अगर कॉन्स्टिट्यूट हो जाए, फुल बेंच इसकी समाअत करे, तो ये सबसे बेहतर होगा। और इसकी जो खूबसूरती होगी वो ये होगी कि कोई भी फरीक एतराज़ नहीं करेगा, उस फैसले की सेंक्टिटी पे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए और ना होगा। जो एतराज़ करने वाले लोग हैं उनकी भी ज़ुबानें बंद हो जाएंगी। आज जो उंगलियां उठ रही हैं और तरह तरह की बातें हो रही हैं, कोई किधर से जोड़ रहा है, कोई किधर से जोड़ रहा है, इससे इदारा तबाह हो रहा है। इदारे का तकद्दस वो ऑन स्टेक है। इसको कवर करने के लिए ये मेरा ख्याल है कि अल्लाह ताला ने ये अपॉर्चुनिटी फराम की है कि फुल कोर्ट
हो जाए, बन जाए, और कल सारी दुनिया और पूरा पाकिस्तान और तमाम फरीक ये हैरान हो जाएं कि कल जब कोर्ट खुले तो वो 16 कुर्सियां या 14 कुर्सियां लगी हुई हों और पूरी अदालत जो है वहाँ मौजूद और वो फैसला करे। इसके इम्कानात वैसे कम ही हैं, आपको पता है, क्योंकि अगर होना होता तो बहुत पहले भी बहुत सारे मौक़े थे। विशफुल थिंकिंग तो हो सकती है ना, हम तो मुतालबा कर रहे हैं बड़े अरसे से कि ऐसे मामलात जो कि अब आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, इंतहाई अहम नोयत का है, इसमें फुल कोर्ट ही को फैसला करना चाहिए। अच्छा पाशा साहब, बहुत से एतराज़ात इस बात के भी हो रहे हैं कि टाइमिंग इज़ ऑफ द एसेंस, कि ये इस वक्त क्यों हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2, ये बहुत जल्दबाजी में हो रहा है। जो बिल कौमी असेंबली में और सेनेट पे भी पास हो गया है कि इट शुड हैव बीन थॉट थ्रू, ये बहुत हेस्ट में हो रहा है। तो ये चीज़ें जैसे सुओ मोटो का जो इख्तियारात है उसको बहुत लिमिटेड कर देना, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। आपको क्या लगता है इस बिल से क्या फ़ायदा होगा या मज़ीद सवाल उठेंगे? जहाँ तक तो बिल का ताल्लुक है, एक एक शिक देखी जाए तो आप यकीन करें कि ये बार कौंसल्स और बार एसोसिएशंस का कोई 20 साल पुराना मुतालबा चला आ रहा है, और हमेशा हमने रेजोल्यूशन की है, हमने 184(3) के हवाले से यही डिमांड की है कि उसकी अपील का फोरम होना चाहिए, अपील का हक मिलना चाहिए। 18 अमेंडमेंट में आर्टिकल 10A जो है फेयर ट्रायल का, उसका हवाले से भी देखा जाए तो अपील का हक मिलना चाहिए। जब आप सारे 4 फोरम, सिविल जज, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट, ये चारों फोरम आप बाईपास करके जब यहाँ पे आते हैं तो इससे ऊपर तो खुदा की अदालत है, तो इसमें एग्रीड पार्टी को अगर राइट ऑफ अपील मिल जाए तो इसमें क्या मज़ायका है। और दूसरी जो चीज़ें हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंचेस की। अगर एक रजिस्ट्रार नोट पुट अप करके ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को ये गुजारिश करता है कि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है और 184(3) की जुरिसडिक्शन एज्यूम करनी चाहिए, तो क्यों ना कोई सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज या 3 रुकनी कमेटी जो बनाई जा रही है इस एक्ट के तहत, वो कलेक्टिव विजडम के साथ ये फैसला करें कि ये 184(3) की कॉग्निजेंस इसमें ली जा सकती है या नहीं ली जा सकती। और ये भी ना सिर्फ लॉयर्स फ्रेटर्निटी का मुतालबा था, बल्कि अब तो ये आवाज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आनी शुरू हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहबान खुद इस चीज़ का मुतालबा कर रहे थे कि ये कलेक्टिव विजडम के तहत 2 या 3 जजेस की कमेटी हो जो ये फैसला करे। वो तो क्लियर हो ही गया, आया ये जस्टिस जमाल और दीगर जज साहब की तरफ से भी पहले भी बात की गई और अब तो सामने ही आ गया, अब तो इन राइटिंग आ गया था। आपको पता है ये जो फैसला आया था इस इंतखाबात के अल्तवा से मुताल्लिक केस में, ये बता दीजिएगा कि ये वकला बरादरी का भी मुतालबा था, पार्लियामान ने भी अब पास कर दिया, लेकिन सियासी इख्तलाफ जिनको है उनको तो है, सुप्रीम कोर्ट बार क्यों मुखालफत कर रही है इसकी? फिर सुप्रीम कोर्ट बार अनफॉर्चुनेटली जो उनके सदर साहब हैं वो एक मखसूस पार्टी की वर्कर के तौर पे काम कर रहे हैं, नुमाइंदगी उनकी कर रहे हैं, जो कि ठीक है। उनको उनके इलेक्शन में पीटीआई ने हमायत की, और सियासी पार्टियों के जो पॉलिटिकल विंग्स होते हैं लॉयर्स में, वो अब कैंडिडेट्स को हमायत और मुखालफत करते रहते हैं। लेकिन आप देखें कि वकील जब आप किसी नुमाइंदा हैसियत में पहुंच जाते हैं तो फिर आपकी कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होनी चाहिए, फिर आपकी पार्टी काला कोट है। और मैं समझता हूं कि इसी कोई मुकद्दस समझ के सिर्फ बार की रिप्रेजेंटेशन हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर बात है। तो ये तो हम अज्यूम ही कर सकते हैं ना कि वो अपने शोबे को और अपने पेशे को फ़ौक़ियत देंगे, और अगर उसकी बेहतरी के लिए कोई कानून साजी हो रही है तो उसमें अपनी आवाज़ से आवाज़ मिलाएंगे दूसरों की, लेकिन वो दूसरे वकला के साथ आवाज़ में आवाज़ नहीं मिला रहे हैं। तो आप लोग दीगर एसोसिएशंस या वकला बरादरी उनसे कोई मुज़ाकरात किया जाएगा या फिर उनसे बात की जाएगी कि उनको भी इस मामले पे ऑन बोर्ड लाया जाए? वैसे तो अब हो ही गया है कानून पास। मैं गुजारिश करता हूँ कि कल लॉयर्स कन्वेंशन का नाम दिया गया, हमने बड़े कन्वेंशन देखे भी, ऑर्गेनाइज भी किए, और उसमें तमाम बार एसोसिएशंस और बार कौंसल्स के मुंतखब क़यादत आती है, और आइंदा भी जब होगी तो वो आएंगे। आप देखें कि नाम तो ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन था, लेकिन उसमें मुंतखब हैसियत में जनाब आबद ज़ुबैरी साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार और
जनाब इश्तियाक खान साहब सदर हाई कोर्ट बार लाहौर थे। इसके अलावा मुझे बताएं रावलपिंडी के प्रेसिडेंट नहीं मौजूद थे, हाई कोर्ट बार के मुल्तान बेंच के प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बार के वो नहीं थे, दूसरा जो है वो भावलपुर बेंच के प्रेसिडेंट वो नहीं थे, किसी भी बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन वहाँ पे आपको नज़र नहीं आए। प्रोविंशियल बार कौंसल्स 4 हैं और एक इस्लामाबाद बार कौंसिल है, उनके किसी के भी वाइस चेयरमैन वो नहीं मौजूद थे। तो इसको आप क्या आल पाकिस्तान नुमाइंदा कन्वेंशन कहेंगे? ये तो आपने डिसाइड करना है सर। स्टेट वकला पे बरादरी सारी अगर आप क़यादत- इसे और तमाम अपने लोगों की नुमाइंदगी मानती है तो ठीक है, नहीं तो फिर जाहिर है आपने अपने रिजर्वेशंस तो बता ही दिए यहाँ पे। देखें पाकिस्तान बार कौंसिल वहाँ पे नहीं मौजूद थी जो हाईएस्ट स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ द लॉयर्स फ्रेटर्निटी है। ऑल राइट, थैंक यू फॉर टाइम सर हसन रज़ा पाशा साहब, और बहुत सारी चीज़ें आपसे डिस्कस हो गई। अच्छा, बहुत सी चीज़ें हमने बात करनी है, लेकिन कुछ अहम नुकात क्योंकि इतनी कानून साजी हो रही है कि कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करनी पड़ेंगी ताकि याद भी रहें और उस पर मज़ीद बात भी हो सके। और सबसे अहम चीज़ आज ये हुई कि कौमी असम्बली के बाद सेनेट ने भी ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस और तरीक़ेकार बिल मंजूर कर लिया, और बिल के हक़ में आपको बता दें कि 60 और मुखालफत में 19 वोट आए। मेरी तवक्को से कम आए हैं मेरा ख्याल है, मतलब मुखालिफिन की तादाद थोड़ी सी से ज़्यादा थी, सो आई वंडर कुछ मुखालिफिन ने भी शायद फिर वोट दिए। अच्छा, साथ ही आपको बताएं कि बिल के तहत बेंचेस की तश्कील करने और अस-खुद नोटिस का फैसला जो है वो एक कमेटी करेगी जिसमें चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस होंगे। बिल की अहम बात यह है कि नए कानून साजी के तहत नवाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं को अस-खुद नोटिस पर मिली सज़ा पर अपील का हक मिल गया है, और यही बात जो है ऑफ कोर्स तहरीक इंसाफ को नागवार गुजरी है। पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने इसका इजहार भी किया है। अब उनका क्या कहना था देख लें। जहाँ तक ये ताल्लुक है इसकी मेरिट्स का, मैंने कहा कुछ अच्छी चीज़ें हैं, मजबूत करना एक अदारे को, ये बड़ी अच्छी बात है, ये कानून साजी इस पे होनी चाहिए ताकि बेहतरी हो। लेकिन कई चीज़ें हैं जो कि गलत भी हैं। आप ये भी नहीं कर सकते कि आप पुरानी अपीलें खोल दें, आप ये भी नहीं कर सकते कि आप जुरिस्डिक्शन चेंज कर दें, जो आइनी तरमीम जिसमें ज़रूरत है वो आप कानून के ज़रिए कर दें। तो दोनों चीज़ें देखनी हैं, प्रोसेस को भी देखना है, प्रोसीजर को भी देखना है, और उसके साथ साथ मेरिट्स पे कानून क्या कह रहा है वो भी देखना। देयर यू गो, ये आपने सुन लिया। और अब बिल का क्या होगा? अब बिल मंजूरी के लिए सदर के पास जाएगा, और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी पहले ही कह चुके हैं कि जब बिल सामने आएगा तो फैसला करेंगे कि इस पर दस्तखत करने हैं या नहीं। कौमी असम्बली में तो अपोजिशन है नहीं है, तो वहाँ से तो ये पास हो जाएगा, फिर इसको सेनेट भी पास कर देगी, फिर जब ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास पहुँचेगा तो वो दस्तखत नहीं करेंगे इस पर। मैंने अभी देखा नहीं है, मैंने इसको पढ़ दिया, जो ड्राफ्ट है कल परसों पढ़ लिया था। इसके अंदर क्या मॉडिफिकेशंस होती हैं तो ये प्रीमेच्योर होगा कहना कि क्या करूँगा मैं, मगर ये कि उसकी फ़ाइनल फॉर्मेट जब आ जाएगी दैट वुड बी वो अच्छा वक्त होगा कि सही डिसीजन कर लिया जाए। अलबत्ता मैं भी कोई जिस मुल्क के अंदर इतने क्राइसिस चल रहे हों उसके अंदर मैं भी एक मस्बत रोल अदा करना चाहता हूँ, क्राइसिस क्रिएट नहीं करना चाहता, क्राइसिस सॉल्विंग मोड के अंदर हूँ। अब लेट्स सी के मुस्बत रोल अदा करते हैं सदर साहब, या फिर इस मामले में अपनी मुख्तलिफ आरा का इजहार करते हैं, राय का इजहार करते हैं। लेकिन कौमी असम्बली से बिल पास हो गया है, सेनेट से बिल पास हो गया, और अगर आप विदाउट एनी पोलिटिकल एफिलिएशन देखें तो दिस बिल इज़ व्हाट वेरी कॉमन सेंसिकल बिल है। पाशा साहब का भी ये कहना था कि बहुत अरसे से इसमें जो नुकात हैं वो उन पे बात हो रही थी, ड्राफ्ट्स बने पड़े थे, तो अब जाके अगर पास हो गया है तो ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि ये कि भाई सुबोटो लेना है तो चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जज जो हैं वो बैठ के मिलके 3 लोग ये फैसला कर रहे हैं। लेकिन एक बात कहनी पड़ेगी, आपको पता है कि पीटीआई ने बड़ा अपोज भी किया, कल पार्लियामेंट में उन्होंने पोस्टर वगैरह भी उठाए थे। टाइमिंग इज द प्रॉब्लम, ये जो टाइमिंग है और जिस जल्दबाजी से ये हो रहा है, बेशक बहुत अरसे से इसके नुकात जो है उन पे बात हो रही हो, अच्छा आपको लगता है कि अगर ये किसी और वक्त होता, अकॉर्डिंग टू देम दिस हैज बीन डन इन हेस्ट एंड दे हैव अ पॉइंट टू। अच्छा ठीक है, जल्दबाजी का पॉइंट आप ले सकते हैं कि हाँ बहुत जल्दी ये कानून साजी की गई है, लेकिन अगर किसी और वक्त होता और ये लोग कर रहे होते तो पीटीआई मान लेती क्या? नहीं, वो एक और बहस है, लेकिन इस वक्त जो हो रहा है वो हो रहा है। वो तो किसी भी हालत में मुतमईन ना होते हैं ना, तो इस हालत में ये बिल पास हो जाए, ये किसी और वक्त, किसी और सदी, किसी और सैयारे पे हो जाए, उन्होंने तो नहीं मानना। ऑफ द मैटर इज कि जब हम आपको ये बता भी रहे होते हैं कि क्या डेवलपमेंट्स हैं, ये लिटरली पिछले कुछ दिनों की बात है। आवाम के लिए भी मुश्किल है टू अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली व्हाट इज गोइंग ऑन। तो जहां हेस्ट की बात हो रही है, जल्दबाजी की, तो समझने का मौका
मे बी। अच्छा, एक और बात, एक बात तो हर आम आदमी भी इस मुल्क में पूछ रहा है और ये इदराक है उसको कि जो डिविजन्स, चाहे वो सोसाइटल डिविजन्स हों, चाहे मुख्तदर हलकों की डिविजन्स हों, या फिर अब सुप्रीम कोर्ट में भी जो डिविजन्स सामने आ रही हैं, और जो एक होती है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, एक होती है धड़े बंदी, और बिल्कुल ही टस से मस ना होना, और इतनी क्लियर लाइंस ड्रॉ हो जाना कि आपस में कोई बाहमी एहतराम का रिश्ता भी लिटरली एट टाइम्स लगता है कि बाकी नहीं रहा। सो ये जो हमारा सोसाइटल फैब्रिक और पूरा का पूरा निज़ाम कड़मस मच गई है ना इसमें, ये जो धड़म तख्ता अच्छा हुआ है, हाँ ये कड़मस ही है, इसको मेरा ख्याल है कि और किसी और तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। एक और सवाल ये है कि अगर प्रेसिडेंट इसको बिल को साइन नहीं करते तो क्या होगा, लेकिन प्रेसिडेंट के पास 10 दिन होते हैं टू साइन और नॉट टू साइन, फिर वो इंप्लीमेंट हो ही जाता है। सो आफ्टर 10 डेज वेदर ही साइंस और नॉट, रिगार्डलेस वो बिल इज वेरी मच देयर। सो ये जो केओस है, इस केओस के पीछे भी बड़ी मंसूबा साजी है, इस पे सालों का काम है, हमारे और आपके टैक्स के पैसे लगे हुए हैं सारे प्रोजेक्ट पर, जो आया फिर फ्लॉप हुआ और उसके बाद अब ये केओस है। अच्छा, एक अच्छी खबर अब लेकिन सारी पता है क्या में अब्दुल्ला, अब मैं कहना चाहता हूँ, ये मैं कहना हूँ चाहता हूँ कि जो आर्किटेक्ट्स ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, उनको सोचना चाहिए कि इस तरह के मजीद एक्सपेरिमेंट्स का ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता। एक्सपेरिमेंट तो फिर ना कहे ना, इफ द होल फ्रेटर्निटी, ये जो लॉयर्स की, जिस तरह पाशा साहब कह रहे थे, इफ दे ऑलरेडी हैड ड्राफ्टेड, दे वर वेटिंग, कुछ ये वाले एक्सपेरिमेंट की नहीं बात कर रहा मैं, आपको बता रहा हूँ जो सोसाइटल फैब्रिक हमारा तबाह हुआ है, ये कब से हुआ है की बात कर रहे ये हैं? इमरान खान साहब की वजह से हुआ है ना, मतलब उनकी वजह से हर जगह डिवीजन है, हमारे घरों में डिवीजन है, हमारे इदारों में डिवीजन है, हमारी सुप्रीम कोर्ट में डिवीजन है, हमारी फौज में डिवीजन है, हमारी हर जगह डिवीजन है। मतलब ये प्रोजेक्ट लाया गया था ना, मुसल्लत किए गए थे, नाजिल हुए थे, ऐसे नेचुरली तो नहीं आए थे वो कहीं से। उनको बाकायदा साबिक आर्मी चीफ का इंटरव्यू की तीसरी किस्त भी आ गई है ना, उसमें उन्होंने आपकी सारी बात सुन रही हूं, उन्होंने कहा हमारे सर पर भूत सवार था, अब जिसकी उन्होंने तीसरे पार्ट की बाय द वे अब तक तरदीद नहीं की है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, वो एक ऑनेस्टली वो एक नेटफ्लिक्स की सीरीज बन सकती है। हैविंग सेड दैट, कौन से इस वक्त शहबाज शरीफ तैयार हैं मुज़ाकरात के लिए? ही इज नॉट रेडी एनीमोर आइदर। तो वो कौन सी कोई हुकूमती पार्टी बैठी हुई है कि आओ हम तुम्हारे साथ मुज़ाकरात करें? वैसे ओनस इज ऑन हुकूमत के वो आए मुज़ाकरात करे, लेकिन पीछे गुंजाइश छोड़ी क्या है? मतलब अभी फिलहाल दोनों साइडें बात करने को राजी नहीं है। यस, व्हाट यू आर सेइंग माइट स्टैंड ट्रू एंड यस पार्ट्स ऑफ इट आर यू नो सही भी है, लेकिन अभी हुकूमत क्या कर रही है वो भी बात करने के उसमें नहीं है। अच्छी खबर मैं देना चाह रही हूँ, लेकिन भाई रोक रहा है, मुझे आप लोग बता दें। पंजाब में जी कम से कम उजरत जो है उसमें 7,000 रुपए का इजाफा हुआ है। इम्प्लीमेंटेशन भी तो हो ना इस पे। अच्छा, यानी मैं खबर ही ना दूं, इम्प्लीमेंटेशन का इंतजार करें, भी सुन तो लो। क्या आप और हम ऐसे लोगों को नहीं जानते जिनकी, और ये इम्प्लीमेंटेशन भी इसकी हो गई है, तो नहीं, आपको बता मैं ये कह रहा हूँ कि क्या आप और हम ऐसे लोगों को नहीं जानते, प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में तो चले हो गई होगी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को भी अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। क्या हम और आप ऐसे लोगों को नहीं जानते जिनकी मिनिमम उजरत नहीं है महीने की तनख्वाह? जानते हैं, 100% जानते हैं, एंड एवरीबडी नीड्स टू नॉट ओनली टेक अ पार्ट इन दिस। मैं तो कहती हूँ एक पकड़ होनी चाहिए, बिल्कुल पकड़ होनी चाहिए, 100% पकड़ होनी चाहिए। तो अब जी कम से कम उजरत जो है 25,000, एक तो 25,000 कैसे कम से कम थी इन द फर्स्ट प्लेस, वो बढ़ाकर 32,000 रुपए कर दी गई है। ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। आप अपने इर्द गिर्द जरा नजर दौड़ाएं। मैं कहता हूँ अगर आप घर पे बैठे हुए हैं, आपने दफ्तर में बैठे हुए हैं, तो बाहर जो आपका सिक्योरिटी स्टाफ है ना, उन्हीं की जाके जरा तनख्वाहें पूछ लें आप। हाँ। क्या अच्छा, वो हैं 32,000 या 30,000 रुपए महीना, या ये सारी खुशखबरी जो दी है हमने, लगता है हम बिल्कुल वो फंस रहे हैं इसमें टीवी। ये पंजाब के लिए, दिस इज नॉट फॉर द होल कंट्री। सिंध में तो पहले भी 30,000 है वैसे। आपको बता दें। सो अभी हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद हाजिर होंगे। ओके, वेलकम बैक। अच्छा जी, एक वीडियो जो कल बहुत वायरल हुई और हमें भी बड़ी इंस्पायर कर रही थी, वो हमने देखी, आपको दिखाते हैं, और साथ ही ये सोचा कि ये पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। और ये वीडियो थी मुंबई इंडिया की। बिल्कुल, और ये वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक ब्रिज है और ब्रिज के पीछे नीचे आपको पता है कि कितनी ज़्यादा जगह होती है, तो उन्होंने कितना अच्छी तरह इसको यूटिलाइज किया है कि उन्होंने एक बास्केटबॉल कोर्ट बना दी है और स्पोर्ट्स की चीज़ें डाल दी हैं, ताकि यहाँ पे बैडमिंटन का कोर्ट है, यहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, और इर्द गिर्द नेट भी लगाई गई है ताकि जो गेंद है वो सड़क पे ना जाए। आपको पता है वो एक और किसी हादसे का पेशखेमा बन सकती है अगर गेंद उठाने के लिए बच्चे सड़क पे भागते फिरेंगे तो। सो वो भी हमारे ब्रिजेस के नीचे का हाल तो आप लोगों को पता ही है कि क्या क्या हो रहा होता है। तो वी विश के हमारे यहाँ भी हो,
फिर जी आपको पता है कि असिस्टेंट कमिश्नर हैं यहाँ नॉर्थ नाज़िमाबाद के हाजिम भंगवार, जो हमारे शो पे भी आए हुए हैं, ही इज़ वेरी प्रोएक्टिव। उन्होंने ट्वीट किया कि आई विल मेक श्योर इफ दिस इज व्हाट यू वांट आई विल डू इट। उन्होंने कहा जी नॉर्थ नाज़िमाबाद में तो ये मैं कर ही दूंगा। तो ये उन्होंने ऑफर की, जो कि बड़ी एक्साइट की। उसके बाद शहजाद रॉय ने भी एक ट्वीट की जिसपे उन्होंने जिक्र किया इसका भी कि इट वाज वेरी इंस्पायरिंग, और साथ ही उन्होंने ये बताया जिसकी वजह से हमें एक्चुअली पता चला कि ये तो एक्चुअली हो चुका है, हो चुका है कराची में। एंड दिस हैपेंड एक्चुअली अर्लियर दिस ईयर, जनवरी की ही बात है, और उसकी भी हम आपको तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। दिस इज अंडर लिली ब्रिज, बाय द वे ये लिली ब्रिज के नीचे की आप ये तस्वीरें कैंट देख रहे हैं। स्टेशन कराची, कैंट स्टेशन, कैंट का रेलवे स्टेशन है ना, बिल्कुल वहाँ जाने के लिए अगर यहाँ आप सीधा जा रहे हो चुंद्रीगढ़ रोड से और PIDC से, तो वहाँ पे जाते हुए लिली ब्रिज का एक टर्न आता है, उसके नीचे इस जगह को इस तरह से ट्रांसफॉर्म किया गया है। मुर्तज़ा वहाब साहब को सर्टनली क्रेडिट जाता है, डेफिनेटली, और फिर उन्होंने एक्नॉलेज भी किया इस बात को कि ये हुआ और है। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। और ये देखिए, ये बात होती है कि एक चीज़ वायरल हुई और उसके बाद हमें पता लगा कि ये एक्चुअली यहाँ इम्प्लीमेंट हो चुका है, लेकिन इसकी कोई प्रोजेक्शन नहीं थी, इसके बारे में लोगों को नहीं पता था, इसके बारे में हमें नहीं पता था, जो हम तकरीबन रोज वहाँ से गुजरते और हैं। अब जब हमें पता चल गया है तो हम ये कहेंगे कि अब हमें और चाहिए, तो लिहाजा दिस वन इज नॉट और भी चाहिए, और जिन लोगों को नहीं पता वो यहाँ का रुख कर सकते हैं। इर्द गिर्द बहुत बड़ी आबादी है भाई, जो तो वो बच्चे जाएं। जो यंगस्टर्स जो यूटिलाइज कर रहे होंगे, और रमजान में तो बेहतरीन टाइम होता है ये, इफ्तारी के बाद, तरावी के बाद, आपके पास बच्चों जाओ खेलो कूदो। तो लिहाजा ये एक लिली ब्रिज वाला जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि बाकी ब्रिज में मैं बिल्कुल बच्चों को नहीं जाने का कहूंगी, बिकॉज देयर आर ऑब्वियसली हमने देखा है ड्रग एडिक्ट्स होते हैं, बहुत ही एक अजीब वो गरीब किस्म की एक सिचुएशन बनी होती है ब्रिजेस के नीचे, वहाँ से गुजरना भी बड़ा मुश्किल होता है, और बच्चों को तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगी जाएं, लेकिन ऐसी फैसिलिटीज़ जरूर और बननी चाहिए, बिकॉज दिस इज सो गुड। सो यहाँ तो जाए ना बच्चे, यहाँ भी ना जाए। इस वाले पे तो जाए ना, लिली वाले। हाँ, इसमें ही तो जाए कह रहा हूँ मैं, और कहाँ भेज रहा हूँ? अपने घरों के ब्रिजेस ना नहीं, मैं कह रहा हूँ यार यहाँ पे जाओ खेलो यार। बाकी जगह तो आपको पता है जगह कहाँ होती है, या तो वहाँ नशे बैठे होते हैं, या फिर वहाँ पर मोटर मैकेनिकों ने अपनी वर्कशॉपें, मतलब तजावुजात होती हैं, चिंची रिक्शा की नाजायज पार्किंग होती है। अच्छी चीज हो रही थी, हमने देखा था गिजरी ब्रिज के नीचे एक स्कूल था बच्चों के लिए, एक छोटी सी एक वो एक जगह बनाई हुई थी, स्कूल था, वो जो बच्चे भीख मांग रहे होते हैं, वो सारे जो होते हैं, हमने यहाँ बुलाया भी था लेकिन वो हटा दिया गया। हाँ, वो आए थे हमारे शो पे, यानी वो भी खत्म हो गया था सारा सीन। सो जस्ट वांटेड टू टेल यू कि हम उस वीडियो, इंडिया की वीडियो पे हम बड़े ही खुश हो रहे थे। तो हमारे यहाँ भी इस किस्म की चीज़ है, ये पूरे पाकिस्तान में और होनी चाहिए। ब्रिजेस के नीचे इतनी जगह होती है, यूटिलाइज इट। That's a great idea. अच्छा, अभी हम कहाँ जाएंगे? मेरा ख्याल है हम कहीं जाने वाले थे, लेकिन हमें रुकना पड़ेगा कुछ देर के लिए, ब्रेक लेनी है, उसके बाद वापस आएंगे तो कहीं जाएंगे। ऑलराइट, स्टे विद अस। अच्छा भाई, जहाँ हमने कहा था ना आपको हमने जाना है, हमने 4 सद्दा जाना था, वहाँ पे इरफानुल्लाह जान, हमारी जान इरफानुल्लाह 4 सद्दा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और एक सिलसिला जो आपको पता ही है कि इफ्तारी, वी हैव टू सी व्हाट एवरीबॉडी इज ईटिंग एंड टेक सम आइडियाज एज वेल। सो ओवर टू यू इरफानुल्लाह जान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला चारसद्दा की तहसील शबकदर के मरकजी बाज़ार में, जहाँ पर मुकामी लोगों की बहुत बड़ी तादाद हस्ब मामूल नमाज असर की अदायगी के बाद अफ्तारी की ख़रीदारी के लिए शबकदर बाज़ार का रुख करते हैं। अगर शबकदर बाज़ार में अफ्तारी के हवाले से तैयार होने वाले खानों की बात की जाए तो शबकदर बाज़ार में चावल, चपली कबाब, पकौड़े, दही भले, मछलियाँ, फ्रूट चाट, छोले, कचालू, चटनी और मुरब्बे और दीगर खाने तैयार होते हैं। मगर मुकामी लोगों की बहुत बड़ी तादाद शबकदर बाज़ार के स्पेशल लोबिया और कचालू की ख़रीदारी में मसरूफ़ दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह अगर फ्रूट की बात की जाए तो शबकदर में जारी महंगाई के लहर के बायस फ्रूट की कीमतें इंतहाई ज़्यादा हो गई है, जो कि आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। और फ्रूट में सिर्फ एक ही स्ट्रॉबेरी है, जो कि चारसद्दा का मुकामी फ्रूट है, और इसकी कीमतें मुनासिब होने के बायस यहाँ के मुकामी लोग स्ट्रॉबेरी की खरीदारी में भी मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। जी, थैंक यू इरफानुल्लाह जान, एंड थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो कि जो स्ट्रॉबेरी, हमें ये तो पता लग गया था कि पाकिस्तान में अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉबेरी उगना शुरू हो गई है, लेकिन चारसद्दा में उगती है, वो कह रहे हैं मकामी फल है हमारा स्ट्रॉबेरी जो है यहाँ का, मकामी फल है, और इसलिए हमारे पास सस्ती भी है। इसी तरह मैं आपको याद है मालम जब्बा वगैरह गया तो रास्ते में आड़ू और ये सारे इतने बागात आते हैं, और तो खैर बहुत ज़्यादा, और बागात के बाहर ही वो लोग पेटियाँ बना रहे होते हैं और डब्बे बना रहे होते हैं। इस्लामाबाद की कुछ स्ट्रॉबेरी
फील्ड्स, चलो आपका दिल चाह रहा है तो फील्ड्स कह देते हैं, उसमें तो मैंने खुद स्ट्रॉबेरी पिकिंग की हुई है, मतलब वो काफ़ी ज़बरदस्त। वैसे लाहौर में भी मुझे पता है कि उग जाती है स्ट्रॉबेरी, सो इन कंट्रोल्ड कंडीशंस। तो मौसम इतना बदल गया है दुनिया का कि कुछ भी कहीं नहीं हो लेकिन रहा है। चारसद्दा की जो है ना मुझे मीठी लग रही है। और दूसरा ये कि मुझे चारसद्दा का सारा फ्रूट जो है वो पता नहीं क्यों टीवी के थ्रू ही बेहतर, स्क्रीन के थ्रू हम देख रहे हैं और मुझे बेहतर लग रहा है। मुझे चाहिए ये फ्रूट। ओह वेल, ओके, ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक जी। अच्छा, हम एक बात जो है ना परसों तरसों से करना चाह रहे हैं। हाँ। आपने अक्सर सुना होगा घर वाले जब आप कुछ ना कर रहे हो ताना देते हैं ना कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हो या टांग पे टांग रख के बैठ गए हैं, भाई ये तो हिल नहीं रहे। तो अब हम टांग पे टांग रख कर भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि साइंसदानों ने, डॉक्टरों ने उसमें भी इतने पॉइंट्स निकाल दिए हैं कि बंदा करे क्या ना करे। तो टांग को क्या होगा भाई? वो कह रहे हैं कि अगर आप टांग पे टांग रख कर बैठे रहेंगे ऐसे करके, ऐसे तो आपके cross कूलों leg। के जॉइंट्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। कूलों के यानी आपके हिप जॉइंट्स जो है ना ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो कौन से 2 साल के लिए बैठ जाएंगे इस तरह? अगर क्रॉस अच्छा, लेग ये वो बैठे तहकीकें होती है ना अभी उठेंगे जिनको भी। सुन के सिर्फ टेंशन होती है आपको। वो कह रहे हैं अगर आप टांग पे टांग रख के बैठेंगे तो आपके दिल को आपकी टांग तक खून पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा खून पंप करना पड़ेगा, जिससे आपका फिशारे खून बुलंद हो सकता है। अब्दुल्ला, व्हाई डिड यू रीड दिस तहकीक? ये आपने रिसर्च क्यों, आपको क्या इंटरेस्ट किया? मुझे इंटरेस्ट ये किया कि ये तहकीक का टाइटल था टांग पे टांग रखकर बैठने के नुकसानात। अब ये वो चीज थी जिसके मेरे जहन में इसमें क्या किसी को नुकसान होगा यार, मेरे जहन में कुछ चीज का नुकसान नहीं था। मैंने कहा यार इस पे भी किसी को क्या तकलीफ हो सकती है, मैं अपनी टांग पे टांग रख के बैठा हूँ ना, क्योंकि मेरी टांग मेरी मर्जी। हाँ, उसमें एक तवील फहरिस्त है, तो मैंने 2 नुकसानात आपको गिनवाए हैं, बस जहां बाग हलाक होना रह गया था, बाकी सारी बीमारियां टांग पे टांग रखने से हो रही हैं। इतनी सी मतलब कि कोई 2 बार सोचे भी ना, इसके भी अब मसले हो गए हैं। वो टांगों की हड्डियां भी मुतासिर होती हैं। वैसे इसको हम मजाक में नहीं ले रहे, इसको हम सीरियसली कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा देर अगर आपकी आदत है तो इससे एक्चुअली आपको हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। अब्दुल्ला, बहुत ज्यादा देर लोग वैसे ही नहीं बैठ सकते, कितनी देर बैठ जाएंगे 2 साल के लिए? नहीं, अगर आप बहुत ज्यादा देर बैठे हैं, आपने देखा होगा सुन हो जाती हैं टांगें या पैर आपका सुन हो जाता है, हो जाता है, सुन हो जाता है, तो इसका मतलब है उसमें ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, इसलिए सुन हो रहा है। वो तो ऐसे करके अटेंशन हो जाए, क्या करें? मुझे अब्दुल्ला की जो रिसर्चेस, ये जो पता नहीं खुद या तो रिसर्च खुद करता है या पढ़ के आता है, आई डोंट अंडरस्टैंड, बट रिसर्च वैसे है तो सही। लेकिन पढ़ लें, और मतलब शदीद दिल को लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, और जस्ट बी हेल्थी, ईट हेल्थी, एक्सरसाइज, उसके बाद घंटे के लिए टांग पे टांग रख भी ली तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं हमारे पास और हमारे गेस्ट हमारा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए हमें बात करनी है। जैसे कि आपको बताएं कि इंडिया की जिद और हरधर्मी ने एशिया कप क्रिकेट 2023 को मेज़बानी जो है उसको मुअम्मा बनाकर रख दिया है, और ना वो अपनी टीम पाकिस्तान भेजना चाहता है और ना ही उसे ये मंजूर है, यानी इंडिया की बात हो रही है कि इवेंट 2 मुल्कों में हो। तो इश्यूज जो हैं वो शदीद किस्म के हो रहे हैं, मतलब ना खेलेंगे ना खेलने देंगे। एग्जैक्टली वही वाला सीन है। हालांकि पीसीबी बारहा तजवीज़ दे चुका है कि भारत अगर अपनी टीम पाकिस्तान नहीं भेजना चाहती तो इसके जो मैचेस हैं वो किसी और मुमालिक में करा ले, किसी दुबई जैसी जगह भाई में बेसिकली ये कि तो उन्होंने हमसे जो मैचेस करने हैं, हमने उनसे जो मैचेस करने हैं वो किसी और मुल्क में खेल लिए जाए, ना हम वहां आएंगे ना आप हमारे यहाँ आए, और बाकी जो टीमें हैं, जो वेन्यूज हैं, डिसाइडेड उन्हीं पे हो मैचेस। हमारी एक तजवीज़ है, हाइब्रिड प्लान है हमारा। लेकिन पाकिस्तान की इस हाइब्रिड मॉडल जो आपने अब्दुल्ला भी कहा है हाइब्रिड है, उसको भी भारतीय क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसे भी मानने को तैयार नहीं है। ये अच्छा हालांकि आइडिया था। भारतीय बोर्ड की पूरी कोशिश है कि एशिया कप यूएई या कतर जो है वहाँ मुंतकिल हो जाए, और भारतीय मीडिया ने एक बोर्ड ऑफिशियल्स के हवाले से रिपोर्ट किया है कि 2 ममालिक में इवेंट कराने से बजट बढ़ जाएगा। अच्छा, बजट की कौन सी कमी है बीसीसीआई को? अंदाजा करें उनको, अगर बजट की कमी मतलब किसी मुल्क का जीडीपी जो होता है ना छोटे से मुल्क का, वो इनके बीसीसीआई का बजट है। बीसीसीआई के पास तो इतने पैसे हैं, और एशियन क्रिकेट काउंसिल ज्यादा बजट की मंजूरी नहीं देगी। वो कह रहे हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के पास इतना बजट नहीं है, तो उनके सर पर रखकर, ये तो कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, सर पर नहीं रखा इन्होंने। इसलिए एशिया कप यूएई या कतर में हो। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया के मुताबिक आईसीसी ने वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस भारत के अलावा किसी और मुल्क में कराने से इनकार कर दिया है। ऑलराइट, सो रवां साल भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस बांग्लादेश में करवाने की तजवीज़ भी सामने आई थी। एशिया कप की मेज़बानी को लेकर पाकिस्तान और भारत बोर्ड्स के दरमियान मामलात लिटरली बंद गली की तरफ जाते नजर आ रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान की जानिब से इस मामले पर
काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही है, लेकिन लगता यही है कि भारतीय बोर्ड पाकिस्तान को आइसोलेट करने के एजेंडे पर पहले से कारबंद है, उसी पे काम कर रहा है और इसकी मजमूम कोशिश है कि किसी भी कीमत पर पाकिस्तान को क्रिकेट इवेंट्स की मेज़बानी से महरूम रखा जाए। मतलब चीप हरकतें जो हमेशा से करते आए हैं वो अब भी करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी पे ज़रा हम मौक़िफ़ लेंगे क्रॉस द बॉर्डर से। भारतीय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया विक्रांत, आपने वक्त दिया। विक्रांत, एशिया कप में पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले कहाँ होंगे? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा डूएबल सा हाइब्रिड मॉडल पेश किया है कि पाकिस्तान न्यूट्रल वेन्यू पर रख लेता है, इंडिया से खेलने के लिए राजी हैं हम लोग, लेकिन फिर आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए भी यही मॉडल होना चाहिए। अब इंडिया इस ऑप्शन को कैसे देख रहा है? क्या इस पे भी कोई एतराज है? बेसिकली अंदर की खबरें बता दें। देखिए, जहां तक आपने एशिया कप हाइब्रिड मॉडल की बात की थी वो एक्सप्लोर किया गया था, लेकिन शायद आपको वहां इत्तला नहीं की गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि श्रीलंका और बांग्लादेश ने भी मना कर दिया है हाइब्रिड मॉडल। यानी कि वो ये कहते हैं कि भाई पाकिस्तान में अगर एशिया कप हो रहा है और इंडिया के मैच के लिए आपको हर मैच में यूएई जाना पड़े फॉर एग्जांपल, वो उनके लिए मुनासिब नहीं है। प्लस वो चाहते हैं कि ब्रॉडकास्टर का अलग खर्चा ना हो, प्लस वो कहते हैं कि लॉजिस्टिकली बड़ा मुश्किल होगा। तो मेरे ख्याल से जो मेरी इत्तला के मुताबिक हालांकि पाकिस्तान एशिया कप के लिए या वर्ल्ड कप के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितने बाकी मुल्क है, बल्कि मैं तो कहूँगा ज्यादा है। बट आई थिंक एक फॉर्मूला ये अब मुकम्मल तौर पर शायद आपको देखने को मिलेगा जहां पर एशिया कप एक ही वेन्यू यानी कि न्यूट्रल कंट्री में होगा। मैं जानता हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से तमाम तरह के बयान आ रहे हैं और उनका राइट भी है, क्योंकि आपके पास होस्टिंग राइट्स हैं। आप चाहते थे कि वो पाकिस्तान में हो, लेकिन एक थ्योरी ये भी है कि 2008 से लेकर अब तक कभी भी इंडिया या पाकिस्तान में एशिया कप हुआ नहीं। और जब 2018 में भारत के पास होस्टिंग राइट्स थे तो वो भी दुबई में हुआ था। सो बीसीसीआई फिलहाल ये मानता है और मुझे लगता है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के तमाम जो मेंबरान हैं पाकिस्तान को छोड़ के वो ये चाहते हैं कि वो एक ही वेन्यू पर हो, और मोस्ट लाइकली जो मैं सुन रहा हूँ वो या तो ओमान में होगा या फिर दुबई में होगा। अच्छा, चलें ये भी बताएं विक्रांत के आज एक खबर भी बड़ी गर्म हो रही है बाय द वे, जिसके बारे में हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि भारतीय बोर्ड जो है वो एशिया कप 2 ममालिक के ऑप्शन पर कहता है कि ये फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है। अब ये उनका रीज़न है, भारत ना अपनी टीम पाकिस्तान भेजना चाहता है और ना ही इसे ये मंजूर है कि इवेंट 2 ममालिक में हो। इसका मतलब तो ऑब्वियसली फिर यही लग रहा है कि वो चाहते ही नहीं है कि पाकिस्तान किसी भी इवेंट की मेज़बानी कर सके, और कोई रीजनिंग इस बात की समझ नहीं आ रही। तो अगर पाकिस्तान एक ऑप्शन पर राजी है तो इंडिया को भी इसी ऑप्शन पर आईसीसी वर्ल्ड कप के लिए कुछ तो फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी चाहिए। नहीं, मुझे लगता है कि आपकी बात तो वाजिब है। एक मुल्क के लिहाज से आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक ही मुल्क में होना चाहिए, आपके पास होस्टिंग राइट्स हैं, बट दीज आर नॉट आइडियल कंडीशंस। आप मुझे बताइए कि क्या एशिया कप इंडिया में हुआ 2008 के बाद से? वो नहीं हुआ है। आज जो कल भी एक खबर आई थी, एक वेबसाइट पर आई थी, पाकिस्तानी अखबारों में भी आई, थोड़ी सी मिसलीडिंग थी, क्योंकि उसके बाद आईसीसी में मेरी बात हुई, बीसीसीआई में बात हुई, दोनों ने डिनाई कर दिया। ये कहा गया कि जी पाकिस्तान जो है वो एक प्रपोजल है जिस पे विचार हो रहा है कि वो बांग्लादेश अपने वर्ल्ड कप के सारे मैचेस खेले। इट इज नॉट पॉसिबल, ये होगा ही नहीं। आप ये हाइब्रिड मॉडल अगर कह रहे हैं कि जी वर्ल्ड कप में भी करने, वो आईसीसी नहीं मान रहा। आईसीसी ने कह दिया कि दिस इज बेसलेस। आईसीसी ने ये कहा है कि दिस इज नॉट अ थिएटर ऑफ एब्सर्ड। आईसीसी ने यहाँ तक कह दिया है। ये पाकिस्तान की तरफ से जरूर बात हुई थी, लेकिन आईसीसी के मेंबर्स ने इसको एडमिट नहीं किया, ना ही आईसीसी के मेंबर्स इसको इवन डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो अभी मेरी खबर के मुताबिक सिचुएशन ये है कि वर्ल्ड कप इंडिया में है, पाकिस्तान को इज्जत के साथ प्रॉपर एक बड़ी कंट्री के तौर पर इनवाइट किया जाएगा और पाकिस्तान इंडिया में आकर ही वर्ल्ड कप खेलेगा। पाकिस्तान भी जानता है कि पाकिस्तान के बिना एशिया कप और पाकिस्तान के बिना वर्ल्ड कप अधूरा है। इसलिए पाकिस्तान अगर अपनी बार्गेनिंग चिप का इस्तेमाल कर रहा है कि एशिया कप आप ऐसे करा लें, वो तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा, आप कह रहे हैं वर्ल्ड कप में हम बांग्लादेश जाके मैचेस खेल लेंगे, वो तो इंटायरली बीसीसीआई का प्रेरोगेटिव है। और वो बीसीसीआई भी तो अंदर से जानता है ना कि पाकिस्तान कैनॉट पुल आउट ये आईसीसी टूर्नामेंट। एट द सेम टाइम पाकिस्तान को भी ये जानना होगा और पाकिस्तान भी ये जानेगा कि कल को जो चैंपियंस ट्रॉफी आपको मिला है, अगर आज पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने इंडिया आएगी आईसीसी टूर्नामेंट, सिमिलरली पाकिस्तान भी एक केस बनाएगी ना। देखिए, हम तो वर्ल्ड कप खेलने आए हैं इंडिया,
तो पाकिस्तान में जब चैंपियंस ट्रॉफी होगा 2025 में तो इंडिया भी खेलने जाए, तो उस वक्त हो सकता है कि इंडिया के पास वो बार्गेनिंग चिप ना हो। यानी 2025 में पाकिस्तान को भी पता है ना, आपको, आपने भी अभी जिक्र किया, हमें चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करनी है। अगर भारत एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर जो भी फैसला करता है, इसके असरात फिर चैंपियंस ट्रॉफी पर भी पड़ेंगे। बीसीसीआई आज से ये जहन में रखेगी? बिल्कुल है। जैसे मैंने कहा, मैंने यही चीज कही कि पाकिस्तान के लिए जो मेन जो इशू है वो चैंपियंस ट्रॉफी है, क्योंकि वो आईसीसी का टूर्नामेंट है, और आईसीसी का टूर्नामेंट अगर पाकिस्तान में हो रहा है उस वक्त मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई के पास ये एक पॉसिबिलिटी भी होगी ये कहने की तो चलिए एक काम करते हैं कि अब हम हाइब्रिड मॉडल खेल लेते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी तो पाकिस्तान में है लेकिन इंडिया के मैचेस कहीं और। अगर अब हाइब्रिड मॉडल नहीं माना जाएगा एशिया कप में और वर्ल्ड कप में, तो फिर आप देखेंगे कि उस वक्त में हाइब्रिड मॉडल को डिस्कस नहीं करेगा। और ये भी हो सकता है कि आने वाले आइंदा वक्त में, अभी 2 साल है चैंपियंस ट्रॉफी में, हो सकता है कि बीसीसीआई, पीसीबी या भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं, ताल्लुकात बेहतर हों। मैं जानता हूं कि ये बीसीसीआई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाथ में नहीं है, ये दोनों सरकारों के हाथ में है, इंडिया की सरकार और पाकिस्तान की सरकार। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर, जैसे मैंने कहा, जो इवेंचुअली मुझे भी होते दिख रहा है वो ये कि एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू में और वर्ल्ड कप इंडिया में, जहां पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप इंडिया में खेलने आएगा, उसके बाद फिर इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये कहना कि हम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं जाएंगे, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट छोड़ने के लिए आपको 2 सूरत हाल बताने पड़ते हैं। या तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस आपके खत्म हुए हों, जैसे इंग्लैंड ने 2003 में किया था, वो रॉबर्ट मुगाबे की गवर्नमेंट के खिलाफ थे और उनकी टीम जिम्बाब्वे नहीं गई, या फिर अब सिक्योरिटी कंसर्न्स ऐसे दिखाते हैं जो 96 में वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका के लिए दिखाए थे। तो मुझे लगता है उसके अलावा अगर पाकिस्तान पुल आउट करे आईसीसी टूर्नामेंट में, या कल को इंडिया की आप बात करें पुल आउट करे, तो सैंक्शंस बहुत ज्यादा लग जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि उस चीज की पॉसिबिलिटी है। तो जो मैं एज ऑफ नाउ देखता हूँ यही है, एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू, वर्ल्ड कप इंडिया में जहां पाकिस्तान भी आएगा, और 2025 जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है उसमें मुझे लगता है कि आपके राइट्स जो हैं वो सिक्योर रहेंगे। आपने इसको बड़ा सिंपल कर दिया, बहुत शुक्रिया आपका विक्रांत। लेकिन कोई वईद नहीं है, अगर एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे होता है और वर्ल्ड कप इंडिया में होता है तो भी कोई वईद नहीं है कि बीसीसीआई फिर रौला डाले और कहे कि उस वक्त कंडीशंस कुछ और थी, अब हम ऐसा करते हैं कि पाकिस्तान में तो नहीं आ सकते, न्यूट्रल पे कर लेते हैं। सो यू नेवर नो, यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। इस पे हम जरा अब्दुल माजिद भट्टी साहब बड़े अरसे से इन मामलात को देख रहे हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, उनकी राय लेते हैं। आपने विक्रांत की बात सुनी होगी भट्टी साहब, व्हाट डू यू थिंक कि ये जो इतना 2+2=4 सिंपल करके इन्होंने पेश कर दिया फॉर्मूला कि ये कर लें और 25 में हम आ जाएंगे, मतलब वो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगी, ये इतनी आसान है बात? नहीं अब्दुल्ला, बिल्कुल इतनी सादा और आसान नहीं है। वो कहते हैं ना कि चित भी मेरी पट भी मेरी, तो इंडिया हर तरह से अपनी टर्म एंड कंडीशन मनवाना चाह रहा है। चलें, इस साल अगर अक्टूबर में पाकिस्तान इंडिया वर्ल्ड कप के लिए चला जाता है तो क्या गारंटी है कि 2025 में, आज इंडिया लिख के देगा कि 2025 में फरवरी में जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी तो इंडियन टीम पाकिस्तान आएगी? ये ऐसा नहीं होगा। देखें, इस बार विक्रांत गुप्ता ने जो लाइन टो की है वो विक्रांत गुप्ता बता रहे हैं बीसीसीआई की लाइन और बीजेपी सरकार की लाइन, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये भी कह रहा है कि अगर एशिया कप में इजाफी अखराजात कोई 3-4 लाख डॉलर्स के आ रहे हैं, पाकिस्तान कह रहा है कि चलें वो इजाफी अखराजात हम कर देते हैं, पाकिस्तान अपने जो मैचेस हैं एशिया कप के वो पाकिस्तान में खेल ले, जो इंडिया के मैचेस हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे हो जाएं, जो इजाफी अखराजात है वो पाकिस्तान बांग्लादेश और श्रीलंका भी तो साथ मिला लिए हैं उन्होंने एशिया कप में। देखें, मसला अब्दुल्ला यही है कि दावा कर रहे हैं, अभी कोई इतना कंफर्म नहीं है जी, इंडिया सुपर पावर है ना, एक सीरीज इंडिया को दे देगा, एक बांग्लादेश को दे देगा, तो उनका झुकाव जो है उस पलड़े में चला जाएगा। लेकिन ये पूरी कहानी जो कल से चली है, आईसीसी के जो जनरल मैनेजर क्रिकेट हैं वसीम खान, उन्होंने कल एक इंटरव्यू में एक वेबसाइट से बात करते हुए कहा था कि न्यूट्रल वेन्यू का ऑप्शन वर्ल्ड कप में मौजूद है, पाकिस्तान के मैचेस जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पर हो सकते हैं। उसके बाद आप देखें कि एकदम से इंडिया में मीडिया भी बोल रहा है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लोग भी बोल रहे हैं, उनके फॉर्मर क्रिकेटर्स भी बोल रहे हैं। एक मसला तो न्यूट्रल वेन्यू का है, दूसरा मसला टैक्स की छूट का है। जब 2016 में चैंपियंस T20 वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था तो $25 मिलियन का जो टैक्स की छूट का वादा किया था इंडियन गवर्नमेंट ने, बीसीसीआई ने, तो वो टैक्स की छूट नहीं दी, वो मेंबर्स कंट्री से कटे। इस बार तकरीबन
75 से 80 मिलियन डॉलर इजाफी जो हैं, अगर इंडिया अपनी हुकूमत से टैक्स की जमानत नहीं लेकर आती तो वो आईसीसी को वो पैसा भी देना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे मामलात हैं। टूर्नामेंट वर्ल्ड कप अब तकरीबन 6.5 महीने दूर है। आज देखें अभी तक टूर्नामेंट का शेड्यूल अनाउंस नहीं हो सका। तो मामलात इतने सादा और आसान नहीं है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो मौकिफ है वो उस पर डटे हुए हैं। लेकिन बीसीसीआई, जाहिर है इस वक्त बीसीसीआई के जो सेक्रेटरी हैं जय शाह, वो के जो इंटीरियर मिनिस्टर है अमित शाह, उनके बेटे हैं। तो जाहिर है वहां तो बीजेपी की जो एंटी पाकिस्तानी बयानियां हैं उसको लेकर वो लोग चले हुए हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक, आज जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो नजम सेठी साहब जो हाइब्रिड मॉडल लेकर गए हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग मॉडल है और उसमें उन्होंने पाकिस्तान का बड़ा सख्त मौक़िफ़ पेश किया है। लेकिन इंडिया का वही है कि भाई हर तरह से हमारी जीत हो। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर आईसीसी कितना राजी हो सकता है वर्ल्ड कप के लिए? अगर हाइब्रिड मॉडल हम एशिया कप में देते हैं तो फिर वर्ल्ड कप में भी हाइब्रिड मॉडल होगा। अभी तो आईसीसी नहीं मान रहा उस पर। देखें, इसलिए अब्दुल्ला के आईसीसी के जो ज्यादातर स्पॉन्सर्स हैं वो इंडियन कंपनीज हैं, तो वहां पर भी तो इंडिया ब्लैकमेल कर रहा है ना आईसीसी को। तो हमारे लिए ऑप्शंस बचेंगे क्या फिर? मतलब जब हम ओपनली डिस्कस कर रहे हैं कि कितना इन्फ्लुएंस है इंडिया का हर डिपार्टमेंट में, तो हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कि हमारी कोई बात सुनी जाएगी या फिर कोई अग्रीमेंट होगी किसी मिडिल ग्राउंड पे? देखिए हुमा, आज तक तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वर्ल्ड कप खेलने के लिए एनओसी नहीं दिए। 2016 में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था, अगर आपको याद हो, चौधरी निसार अली खान उस वक्त पाकिस्तान के वजीर दाखिला थे। बिल्कुल आखिरी वक्त पर उस वक्त इंडिया को एक धचका लगा कि शायद पाकिस्तान की टीम इंडिया ना आए। तो ये सारा माइंड गेम बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ खेल रहा है। मेरे ख्याल में अगर पाकिस्तान अपने कार्ड्स अच्छे तरीके से और जहानत के साथ खेले तो कहीं ना कहीं दरमियानी रास्ता निकल सकता है। लेकिन यहाँ से मुझे लगता है कि इस बार गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो लाइन और पॉलिसी है वो काफी क्लियर कट है कि अगर एशिया कप के लिए इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा तो हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। अगर विक्रांत गुप्ता कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को इज्जत और एहतराम के साथ इंडिया बुला रहे हैं, भाई हम भी आपको इज्जत और एहतराम के साथ बुला रहे हैं। आपके लोग जो हम जो माजी में जो इंडियन लोग आए हुए हैं उनसे पूछ लें, हमारी मेजबानी की जो कहानियां हैं वो तो लोगों ने वहां पर मेहमान किताबें नवाजी लिखी हैं, भी करते हैं, बुलाते भी प्यार से और रखते भी बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। लेकिन इंडिया जो है वो अपनी टर्म एंड कंडीशन मनवाना चाह रहा है। मेरे ख्याल में शायद इस बार ये मामला इतना सादा और आसान नहीं होगा जिस तरह माजी में था। ऑल राइट, थैंक यू साहब, शुक्रिया। और हमारे पास क्रिकेट से जुड़ी एक और खबर भी है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। न्यूजीलैंड के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज के लिए मुशावरत जारी है। हारून रशीद की सरबराही में कौमी सिलेक्शन कमेटी का खिलाड़ियों के नामों पर गौर। T20 स्क्वाड में कम से कम 3 सीनियर्स की वापसी का इम्कान बताया जा रहा है। वनडे सीरीज में तमाम सीनियर्स की वापसी का इम्कान है। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में ऑलराउंडर इमाद वसीम की जगह बरकरार है। एहसान उल्लाह को वनडे स्क्वाड में भी शामिल किए जाने का इम्कान है। अफगानिस्तान सीरीज में शामिल आजम खान, तैयब ताहिर को ड्रॉप किए जाने का इम्कान है। चलिए, पहले भी बात हो रही थी कि आजम खान की परफॉर्मेंस शायद इतनी कोई ज़बरदस्त नहीं रही। मोहम्मद वसीम जूनियर को भी न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज में ड्रॉप किया जाने का इम्कान है। साथ ही आपको बताएं कि अब्दुल्ला शफीक और साइम अयूब में से एक खिलाड़ी जगह बरकरार रख सकेगा। तो ये कौन होगा हैज़ नॉट बीन डिसाइडेड येट। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज 14 अप्रैल से लाहौर में शुरू होगी, जस्ट सो यू नो। इट्स अराउंड द कॉर्नर। यप, हाँ, अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक जी। कल बारिश हुई थी। बारिश तो हुई थी, कराची की बात करें, लेकिन पकौड़े नहीं बना सकेंगे यार, क्योंकि गैस नहीं आ रही होती। अच्छा, ऐसे होता है ना, ये जोक ही बन गया है कि वज़ीर आज़म ऐलानात करते थे कि भाई सहरी और अफ्तारी के टाइम पे कोई बिजली नहीं जाएगी। एन सहरी और इफ्तारी के टाइम पे गैस नहीं होती चूल्हों में। एग्जैक्टली, तो लिहाजा पकौड़े तो आप छोड़ ही दें, पकौड़े के हमने करने हैं। सहरियाँ नहीं हो रही भाई लोगों की, उन्होंने रोज़ा रखना किस तरह है और उसके बाद फिर रोज़े खुलेंगे। एक क्राइसिस का माहौल है, एंड दिस इज नो जोक बाय द वे। अच्छा, ये क्राइसिस थम नहीं रहा। हर जगह आप सर उठा के देखें, वहाँ आटे की फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेट इनिशिएटिव, थॉट प्रोसेस अच्छा है, लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी कोई है ही नहीं। जिस भी बंदे के पास शनाख्ती कार्ड है वो एलिजिबल है, इसलिए तो हज़ारों लोग एक एक पॉइंट पे जमा हो रहे हैं, भगदड़ मच रही है।
रही है, कोई किसी की सुन नहीं रहा, लोग जख्मी हो रहे हैं, लोगों की People are जान जा dying, रही भाई। है। इसमें They are इसमें मतलब आपकी जो इंतजामिया है, असिस्टेंट कमिश्नर्स, डीसीज, वो 18 19 घंटे लिटरली उन पॉइंटों पे मौजूद हैं, बट दे कैन नॉट कंट्रोल बिकॉज द पॉलिसी इज फ्लॉड। हाँ, ये और time ये वो टाइम होता है जब इंतजामिया गंदम प्रोक्योर कर रही होती है। लेकिन वो So इधर अगर लगे आपने हुए हैं। उनको इधर उलझाया हुआ है तो गंदम कौन प्रोक्योर कर रहा है भी बता दें। आई एम श्योर कोई कर रहा होगा ना, तो बताइए जरा गंदम कैसे प्रोक्योर हो रही है आने वाले साल के लिए। अच्छा, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द मौसम, तो लिहाजा मौसम का भी हाल आपको बताना जरूरी है। और कल हुआ ये कि मुल्क भर में बारिशों ने जाती सर्दी को ब्रेक लगा दिया और सर्दी एकदम से थोड़ी सी फील होना स्टार्ट हो गई। कराची के मुख्तलिफ हमारी इलाकों तो में, सर्दी पहले से गई हुई है, पता नहीं मैं अपनी बात नहीं बाकी करी, पूरे मुल्क में। मुल्क से स्टार्ट की है ना हमने। अब हम मैंने कहा कराची जाती का सर्दी, सर्दी तो पुरानी हो गई है। Okay, but it's still great मौसम by the way. it is here. not At bad. least we can say that it's not burning. So कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कल रात गई तेज़ हवा और लाइटनिंग हुई, गरज चमक के साथ बारिश हुई और बलूचिस्तान के शुमाली और मगरबी अजला में तूफ़ानी बारिशों ने एक बार फिर तबाही मचा दी। तो लिहाजा हम शायद थोड़ा सा इंजॉय कर लें, लेकिन बलूचिस्तान कैन नॉट टेक एनी मोर ऑफ सच बारिश। कुछ विजुअल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और को सुलेमान पहाड़ी रेंज में मूसलाधार बारिश से नदी लालों में तुग़यानी आ गई और किला अब्दुल्ला में नदी में क्या हुआ था, बहकर एक शख्स जाँ बहक हो गया। तो ये भी ओवरफ्लो हो रही है भाई, तो ये भी वहाँ छत गिरने और दीगर सिलसिला। वाक़यात में 8 अफराद ज़ख्मी हुए। बारिशों के बायस हरनाई और कोयटा का ज़मीनी राब्ता मुअत्तल हुआ। तोबा अचकज़ई और तोबा काकड़ी में यालाबारी से फसलें, आपको बताया था गंदम की खड़ी फसलें तबाह हो रही हैं, किसान रो रहे हैं। मतलब ये सारी क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, मौसमियाती तब्दीलियां हैं जो इस टाइम बारिशें नहीं होती हैं, ना होनी चाहिए। हम लोग उसी हिसाब से अपनी कल्टिवेशन एग्रीकल्चर करते हैं। अच्छा, फिर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशों ने जल थल एक कर दिया और महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज से आइंदा 4 रोज़ तक मूसलाधार बारिशों, यालाबारी और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। तो थोड़ा सा आप तैयार हो जाइए, होने वाला है। पहाड़ी इलाकों और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा भी जाहिर है। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि ये आज से 2-3 दिन का कहा जा रहा है। ज़रा आंखों देखा हाल ऑफ कोर्स हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमें सबसे बेहतरीन बताते हैं कि क्या हो रहा है। स्टार्ट करते हैं जी चमन बलोचिस्तान से, नूर जमान हमें बता रहे हैं। ओवर टू यू नूर जमान। जी, बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी, वस्त, जनूबी और मगरबी इलाकों में मूसलाधार बारिशों का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो चुका है। मौसम बहार के आगाज़ पर ही तूफ़ानी शक्ल इख्तियार कर गया बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। मार्च के महीने में ये तीसरा स्पेल है जो कि इस वक्त ज़ेर असर आ चुका है। बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और मगरबी इलाके, वहाँ पर एक बार फिर सैलाबी सूरत बन चुका है। ख़ासकर चमन, किला अब्दुल्ला, पशीन, तोबा अचकज़ई, तोबा काकड़ी, मुस्लिम बाग, किला सैफुल्लाह, जोब, कोहलू, बारकान जो कि मशरकी इलाके हैं, ख़ासकर जनूबी पंजाब के साथ जो बॉर्डर्स एरिया है, कोई सुलेमान के एरियाज़ में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। इंतहाई शदीद बारिशें हो रही है और गैर मुतवक्को बारिशें हैं। ख़ासकर जो जलबारी और गैर मौसमी जो सूरत हाल है, जो मौसम बहार में जो बलूचिस्तान की जो फसलें हैं और बागात है, उनको शदीद नुकसान पहुँच रहा है। शदीद जो सर्दी की लहर आ गई है, नुक्ता इंजमात से गिर चुका है बालाई इलाकों में दर्जारत, इसे भी शदीद तौर पर मुतासर हो रहा है। लोगों की जो ज़रिया माश है, बुरा हाल लग रहा था। ये तो दिस डिड नॉट लुक गुड, क्योंकि ये तो पानी का आपने फ्लो देखा था, ये वो जगह भी नहीं है जहाँ इतना पानी खड़ा होना अच्छा, चाहिए। अभी हम जाएंगे सवात और वहाँ पे हमें बता रहे हैं महबूब अली की सूरत हाल है क्या एक्चुअली। जी बिल्कुल हुमा और अब्दुल्ला, जब से रमज़ान मुबारक का महीना शुरू हुआ है तो वादी स्वात और मुनक़ा इलाकों में तकरीबन हर रोज़ जो है वो बारिश होती है। सिर्फ 2 रोज़ का वक्फ़ा आया था और उसके अलावा वक्त वक्त के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। रमज़ान मुबारक की बाबरकत महीने से पहले हल्की गर्मी का आगाज़ ज़रूर हुआ था, लेकिन उसके बाद जब ये बारिशें शुरू हुई है तो यूँ लग रहा है जिस तरह जाती सर्दी एक दफ़ा फिर लौट आई है। न सिर्फ वादी स्वात में बल्कि मलाकन डिवीज़न के दीगर अजला जो है, जिसमें लिवरदीर, अपरदीर, चतराल, ज़िला शंगला और ज़िला बुनेर के इलाके शामिल है, तो वहाँ पर भी वक्फे वक्फे के साथ बारिशों का सिलसिला जारी है और यकीनन सर्दी जो है वो दोबारा लौट आई है। इस तरीके से अगर हम स्वात के बालाई और मज़ाफ़ती इलाकों की बात करें, जिसमें वादी कलाम, उतरोड़ और गबराल के इलाके शामिल है, तो वहाँ के पहाड़ों पर आज भी हल्की बर्फबारी जो है वो हो रही है और वहाँ पर जो सर्दी है उसकी शिद्दत में मज़ीद इजाफा हुआ है। इस साल माह रमज़ान में लोड शेडिंग जो है वो ना होने के बराबर है, जिसके बाइस भी रोज़ादार जो है इंतहाई खुश दिखाई दे रहे हैं। एक तो सवात इतना खूबसूरत है कि मतलब हम थोड़ा सा लोगों को वॉर्न भी कर रहे हो ना, तो पीछे इतने हसीन सारी मंजर नज़र आता है।
बट वी आर गोइंग टू साउथ पंजाब नाउ। राजनपुर से इलियास रजा इज अपडेटिंग अस। जी, पंजाब के दीगर शहरों तरह राजनपुर में भी गुज़श्ता रात वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा है। कुछ इलाकों में जो रुझान शाहवाली के कच्चे के इलाके हैं वहाँ बारिश के साथ ज़ालाबारी भी हुई है। मौसम तो सर्द हो गया लेकिन बारिश की वजह से और ज़ालाबारी की वजह से यहाँ पर जो गंदम की तैयार फसल है उसको शदीद नुकसान पहुँचा है, क्योंकि गंदम की फसल मुकम्मल यहाँ पर तैयार हो चुकी है इस इलाकों में, और बारिश और ज़ालाबारी की वजह से बिल्कुल गंदम की फसल इस टाइम गिर चुकी है, इनके दाने तक भी गिर चुके हैं। यहाँ पर काश्तकार शदीद परेशान है और इस टाइम भी यहाँ पर बादल अभी तक भी मौजूद है। अभी भी मजीद बारिशों का अलर्ट जारी किया गया है, जिसकी वजह से नदी नालों में पानी की तुगयानी का भी शदीद खतरा लाक है, लेकिन इंतजामिया की तरफ से और हुकूमत की तरफ से उनको फिलअप नहीं किया जा रहा। मजीद अगर बारिशें होती हैं, सैलाब आता है, तो ये पानी सीधा उन इलाकों को फिर मुतासर करेगा जिनकी वजह से सैलाब से पहले वो शदीद मुतासर हुए थे। ये सारी सूरत हाल है। और अभी हम कहाँ जाएंगे हुमा? हम साउथ पंजाब में तो हैं लेकिन अभी हम कहीं और जाएंगे और ये नहीं जाएंगे। सईद हमारा इंतजार कर कमालिया से। कमालिया की खद्दड़ बड़ी मशहूर होती थी एक ज़माने में, बाय द वे। खद्दड़ कपड़ा खद्दड़ जो सिलवाते हैं। जी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, मुल्क के दीगर इलाकों की तरह कमालिया में भी कल रात से तेज़ आंधी के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जो कि तमाम रात वक्फे के साथ जारी रहा। इस वक्त भी आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं और वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। इस तेज़ आंधी और बारिश की वजह से कमालिया में गंदम और तरबूज की फसल को शदीद नुकसान पहुँचा है। महकमा ज़राअत के ज़राए के मुताबिक कमालिया में 50,000 से ज़ायद एकड़ रकबा पर गंदम की फसल काश्त की गई थी, जो कि तकरीबन 10 से 15% फसल गिर चुकी है, ज़मीन बोस हो चुकी है। और महकमा ज़राअत के ज़राए का कहना है कि अगर मज़ीद बारिश होती है तो इससे गंदम की फसल को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। फसलें इतनी अच्छी हैं भाई, कूल चश्मे अमजद भाई, वेरी नाइस, लुकिंग नाइस। अच्छा लगा ये, मुझे तो लगता है इनको तो मौसम सूट ही की है, तो कमालिया में सब फिट है, अच्छा चल रहा है। बट फसलें बहुत मुतासर हुई हैं। आपने देखा गंदम की खड़ी फसल लेटी हुई थी। सो अभी हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक जी, क्या हाल चाल? अच्छा वो एक IMF से मुआहिदा हो रहा था हमारा, कुछ खबर आई उस बारे में? कोई अपडेट है आपके पास? और मेरे पास नहीं है, आई एम सो नॉट इंटरेस्टेड। नहीं, हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा क्योंकि हमारी एक खबर सामने आ गई है, क्योंकि मैंने आपको फैसलाबाद और जैकबाबाद लेके जाना है। इनफैक्ट यू नो व्हाट, लेट्स गो। इरफानुल्लाह हमें बता रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं बल्कि फैसलाबाद से, एंड व्हाट्स हैपनिंग ओवर देयर, लेट्स सी। जी, इस वक्त मैं फैसलाबाद के बाज़ारों में मौजूद हूँ, जहाँ पे लोग जो हैं अफ्तारी के लिए सामान लेने के लिए पहुँचे हुए हैं। यहाँ पे फलों के महंगा होने के हवाले से तो लोग जो हैं फलों की ख़रीदारी बहुत महदूद कर चुके हैं। इस वक्त यहाँ पे हम अफ्तार का जो लाजमी दस्तरखान का जो लाजमी तौर पर जुज़ है, वो यहाँ पे समोसे, पकौड़े, कचौड़ियाँ और चाट वगैरह हैं। जो यहाँ पर ख़रीदारी के लिए आ रहे हैं वो तो महंगाई की शिकायत कर रहे हैं और वो ख़रीदारी कह रहे हैं कि महदूद करने पर मजबूर हो गए हैं। यहाँ पर दुकानदारों का भी यही कहना है कि बेशक महंगाई है, उसके बावजूद भी उनकी जो है दुकानदारी कुछ ना कुछ चल रही है। लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, बेशक वो महदूद सतह पे ही ख़रीदारी हो, लेकिन क्योंकि अफ्तार के लिए जो है ये लवाजमात ज़रूरी समझे जाते हैं और हमारा एक रवायत भी है, तो इस हवाले से यहाँ पे लोग जो हैं वो महंगाई के हाथों जहाँ ख़रीदने वाले परेशान हैं, वहाँ दुकानदार भी परेशान हैं। महंगाई तो है, परेशान भी हैं, लेकिन जो कचौरियाँ हैं ना, इनका भी अपना ही जायका। मैंने अगर एक दफ़ा दोबारा जलेबी देख ली ना, तो मैं बता रही हूँ जलेबी चढ़ जाएगा। हाँ, लेकिन ये जो फिल्ड कचौरी होती है ना, जो पफ पेस्ट्री टाइप से कह लें आप, तो फिल्ड विद ऑब्वियसली एवरी कचौरी इज फिल्ड, यू नो। हाँ, आपको चिकन कचौरी पसंद है या खाली कचौरी? There is no खाली कचौरी। No, of course not as much as I would like, क्योंकि वो crispy bits बड़े अच्छे होते हैं। हाँ, मुझे कोई I'm not really a fan of उसमें जो चिकन भरी हुई होती है, उसमें खास मेहनत भी नहीं होती ज़्यादा। कोई खास शौक नहीं। अच्छा, अब हमें आपको पता ही है, हम बता रहे थे चारसद्दा में स्ट्रॉबेरी इस वक्त मकामी और सस्ती भी मिल रही है। फिर हमें दोस्तों ने लिखना शुरू किया, भाई चारसद्दा में इस वक्त आ रही होगी, लेकिन पंजाब का जो मैदानी इलाका है उसमें जगह जगह स्ट्रॉबेरी उगाई जा रही है, और पर्टिकुलरली दरियाए चनाब के अतराफ के जो इलाके हैं वो स्ट्रॉबेरी की काश्त के लिए बड़े मौजू हैं। खैर, अभी हम जाएंगे, अभी हम जैकबाबाद जा रहे हैं, और जैकबाबाद में हमारे साथी हैं मुकेश रुपैता। वो हमें बता रहे हैं कि वहाँ क्या तैयारियां हैं इफ्तारी की। जी, एक साथ मैं जैकबाबाद के टावर रोड पर मौजूद हूँ। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर जो है फ्रूट, सब्जियाँ और दीगर चीज़ें इफ्तारी के लिए ख़रीदने में मसरूफ़ हैं। इतनी महंगाई के दौर में जहाँ पर हर चीज़ आसमान से बातें कर रही है, इस महंगाई के दौर में लोग कैसा महसूस कर रहे हैं, उनको ख़रीदारी करने में और इफ्तारी करने में कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, आइए लोगों से यहाँ पर पूछते हैं।
50% के ऊपर हो गया है। पहले जो हम 50 रुपए में चलाते थे, सेब किलो 50 में चला, अभी 400 रुपए किलो चला रहे हैं। अभी खजूर है जो 200 रुपए किलो चलती थी वो 700 रुपए, जो 1 किलो लेने वाला है वो आधा पाव ले रहा है। हम दुकानदार भी जो लाखों रुपए का माल ले आए वो भी हमारा ऐसा ही पड़ा है। फ्रूट महंगा है और क्या ना से भाजी महंगी है, मुर्गी महंगी है, गोश्त महंगा है, बटालू भी 50 रुपए किलो, 60 रुपए, बसर महंगा है और टमाटर महंगा है, सब कुछ महंगा है, आटा महंगा है, गेहूँ है, हम पूरा ही नहीं कर सकते, मजदूर मांग है। आपने यहाँ पर शहरियों के और दुकानदारों के तासरा सुने, उनका ये कहना है कि महंगाई तो आसमान से बातें कर रही है, लेकिन फिर भी इफ्तारी करने के लिए उन्हें मजबूरन कुछ ना कुछ खरीद करना पड़ रहा है। जी ये भी अच्छे थे फल फ्रूट, हाँ। अच्छे लग रहे थे मुझे। और यार केले बहुत ही छोटे साइज के मिल रहे हैं, आई वंडर। और बहुत अब वैसे रेट कुछ मुनासिब हुआ है शुरू हाँ, में, कुछ तो बेहतर आपको हुआ है। पता है। और जो मैं इतना रोना पीट रही थी ना उसका, तरबूज का, वो भी रेट जरा बेहतर हो गया। हाँ, और एक चीज़ है पता है क्या, चले कल मिलेंगे। वैसे मैं कहना चाहता कि सरदा टाइप जो होता है ना, वो जो हाइब्रिड सा होता है, वो मीठा ही होता है हमेशा। लेकिन मेरी किस्मत देखिए, मेरा वो भी ना निकला। क्यों? पता नहीं क्यों। कल मिलेंगे।